हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डिकोड स्टडी चैनल में डेली करंट अफेयर्स का सेशन करवाया जा रहा है, तो उसी सेशन में हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? Who among the following should become the new Prime Minister of Ireland? इसमें ऑप्शन हमारा है जियो वाराडकर, साइमन हैरिस, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है व्लादिमीर पुतिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दिया था और वो कौन थे? वो थे जियो वाराडकर। यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था। अब इसमें जो है अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, यानी कि ऑप्शन बी साइमन हैरिस, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि व्लादिमीर जो पुतिन है वो रूस के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? तो बचा कौन? साइमन हैरिस। यानी हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, साइमन हैरिस जो है नए प्रधानमंत्री आयरलैंड के बने हैं। अब साइमन हैरिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि साइमन हैरिस कौन है। साइमन हैरिस एक आयरलैंड की पॉलिटिशियन है, यानी राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने जो है आयरलैंड में पत्रकारिता की पढ़ाई की और उसके बाद राजनीति को अपने करियर के रूप में बनाया और ये 24 साल में ही आयरिस के सबसे कम उम्र के विकलों के रूप में चुने गए थे। क्लियर? तो इस तरीके से अब जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आयरलैंड के कौन से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो ये जियो वाराडकर हैं और नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वो है साइमन हैरिस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? हु इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए है 24 मार्च, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल और ऑप्शन सी है 21 जनवरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी एग्जाम में देखा जाता है तो 1 से 2 क्वेश्चन दिवस पे आते ही आते हैं। तो दिवस हमारे लिए क्या हो जाता है कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको जो जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो हम एक फाइल में आपको मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो आपको हम करवा देंगे। क्लियर? तो अब भी जो है ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कब मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा जान लें कि ये कैसे मनाया गया, क्या हुआ। तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले जो है इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज ने किया था। किसने किया था? और इसका जो ये रोग जो बनाया जाता है, मतलब ये जो है WHO द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जितने भी रोग होते हैं जो विश्व स्तर पर रोग डिसीज घोषित किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? WHO द्वारा। यानी कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे एक स्टेट या एक कंट्री की बीमारी है तो वो कभी वर्ल्ड पैंडेमिक नहीं हो सकती है, यानी कि उसका विश्व से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। इसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वही चीज़ जाएगी, यानी कि जो 6 से 7 कंट्री से अधिक कंट्रियों में फैल चुका डिजीज हो। क्लियर? तो इस तरीके से जो है उसको वर्ल्ड स्तर पर जो है रोग घोषित किया जाता है और वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है? वो किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। क्लियर? तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक लिस्ट में सारे डे जो है वो कवर करवा देंगे, यानी मार्च का जितना इम्पोर्टेंट डे है वो सारे डेज एक लिस्ट में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? एतुर नगरम वाइल्डलाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्लियर? तो अब
एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य आखिर किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ा जान लो कि ये क्यों जो है इतना ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। तो एतुर नगरम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये तेलंगाना के एक एतुर नगरम गांव में बनाया गया है। क्लियर। और ये कितने से कितने किलोमीटर की रेंज में है, तो ये वारंगल से 100 किलोमीटर और हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्लियर। तो मतलब ये तो आपके लिए बेसिक नॉलेज है, इसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है कि ये क्वेश्चन कभी आएगा कि मतलब कितने किलोमीटर की रेंज में ये वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये पूछ लेता है। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कि एक तरफ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दे देगा और एक तरफ राज्य दे देगा, तो वो आपको क्या करना होता है, मिलान करना होता है। तो हर बार देखा गया है एग्जाम में कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। क्लियर। और ये अभ्यारण्य जो है अगर पूछ ले कि किस किस के बॉर्डर पे स्थित है, तो ये जो है 3 राज्यों में है। महाराष्ट्र किन किन सीमों के बीच में स्थित है, पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है छत्तीसगढ़, और तीसरा है तेलंगाना। यानी कि ये 3 राज्यों को कवर करता है, 3 राज्यों के बॉर्डर पर ये स्थित है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Who has recently been awarded in 2024 एबेल प्राइज? ऑप्शन ए है साइमन हैरिस, ऑप्शन बी है मिशेल टेलाग्रांड और ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रांड को, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। क्लियर। मिशेल टेलाग्रांड को। अब आप अगर देखे होंगे तो हमने पढ़ा है कि साइमन जो हैरिस है ये आयरलैंड के पीएम बनाए गए। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनाया गया? साइमन हैरिस बनाए गए। और सुधा मूर्ति हो नहीं सकती हैं, क्योंकि सुधा मूर्ति को अभी जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो बचा कौन? बी और डी। तो बी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा है तो थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। और आप इस चीज़ को स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में हमेशा देखा होगा कि एबेल अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नोबेल प्राइज, एबेल अवार्ड या फिर पुलित्जर पुरस्कार। तो इस तरीके के अवार्ड हमेशा जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक आप जैसे कि नोट करते चलिए या फिर आप वीडियो को ही 2-4 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे ना, तो प्राइस जहाँ पर आता है, तो जितने भी प्राइस हर मंथ आते रहते हैं आप उसको लिखते चलेंगे तो लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम रिवीजन करना आसान हो जाएगा। क्लियर। और जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आंसर नहीं आ रहा समझ में, तो आप लोग एक काम करिए कि ऑप्शन कट करना सीखिए। जब आप ऑप्शन कट करेंगे तो आपको एक टाइम ये लगेगा कि ए तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, तो यानी कि सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से एनिमेशन करके आप जो है आंसर को राइट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई आंसर नहीं समझ में आता है, लेकिन एनिमेशन के थ्रू हम जो है राइट आंसर तक पहुँच जाते हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन: रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच ऐप फॉर फैसिलिटेट इजी वोटिंग फॉर पर्सन अबव 85 ईयर्स ऑफ एज एंड पर्सन्स विद 40% डिसेबिलिटी? ऑप्शन ए है सक्षम ऐप, ऑप्शन बी है भीम ऐप और ऑप्शन सी है उद्गम पोर्टल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सक्षम ऐप। अभी चूंकि आपने देखा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं,
इतना सब आप लोगों को पता है। तो लगातार जो चुनाव आयोग है उसका प्रयास है कि जो नागरिक हैं उनके लिए कैसे जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, खास करके जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो कि जो है मतदान स्थल पर आसानी से पहुंच पाएँ, उनके लिए कौन सी सुविधा की जाए कि वो घर बैठ के अच्छे आसानी से जो है मतदान कर सकें। क्लियर। तो इसके बारे में जो है इन्होंने सक्षम ऐप लॉन्च किया कि इसके थ्रू आप जाके जो है आसानी से जो है मतदान कर सकते हैं। क्लियर। तो इतना याद रखना। अब बात करते हैं उद्गम पोर्टल की। तो उद्गम पोर्टल जैसा कि आप जानते हैं ये बैंक से रिलेटेड था कि इसमें जो है अगर कोई इंसान किसी बैंक में अपना खाता लेता है तो भूल जाता है कि उसमें जो है अपना अकाउंट बनाया है और उसमें कितना पैसा जमा है, काफ़ी दिन से उसने उसमें कुछ काम वर्क नहीं किया है, प्रोसेस नहीं किया है, तो उद्गम पोर्टल के थ्रू उसमें क्या होगा, उसको जानकारी उससे संबंधित उसमें मिल जाएगी। ठीक है। ये सक्षम ऐप जो है मतदान केंद्र में जो स्वयं सेवक होंगे यानी कि उनको क्या करेगी, जैसे मान लो कि कोई विकलांग व्यक्ति है मतदान स्थल पर पहुंचा तो वहां पर जो है उसके लिए व्हील चेयर की, हर मतदान स्थल पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है। व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। इतना क्लियर। तो बस आपको कुछ याद नहीं रखना है। बस अगर ये पूछा जाए कि सक्षम ऐप किससे संबंधित है, नीचे ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि 85 वर्ष से अधिक के लिए ऐसा ऐप लॉन्च किया गया उनकी सुविधाओं के लिए, या फिर 40% विकलांग जो हैं उनके लिए आसान मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसा ऐप लॉन्च किया गया, या फिर कोई और क्वेश्चन दे कि नॉर्मल जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुविधाओं के लिए, या विदेश में जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनके लिए सक्षम ऐप बनाया गया है। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि सक्षम ऐप किससे संबंधित है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात देखने को मिलती है कि कभी कभी एग्जामिनर जो है 85 वर्ष की बजाय यहाँ 70 भी कर सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 75 भी कर सकता है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको 40% याद ही रखना है कि 40% विकलांग की बात की गई है और 85 वर्ष जो है बुजुर्ग व्यक्ति, यानी 85 से कम नहीं होने चाहिए और 85 से अधिक ही होने चाहिए, उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलेगी। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के उतरने वाले स्थान के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को क्या कर दी, मंजूरी प्रदान कर दी है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। अब कह रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज अप्रूव्ड द नेम स्टेशन शिव शक्ति फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून। सेकेंड स्टेटमेंट है चंद्रयान 3 इज इंडियंस थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन आफ्टर चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। Which of the above statement is oblique are correct? ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी है ओनली 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ऑप्शन हमने क्यों रखा। हम ऐसा भी कर सकते थे कि केवल एक कर देते, फिर केवल 2 कर देते, फिर 1 2 और दोनों कर देते थे, या फिर मतलब ऊपर नीचे ऐसा क्यों किया। आपने देखा होगा कि पिछले साल 1-2 साल से जो एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है उसमें क्या है कि ऑप्शन में हेरा फेरी बहुत की जा रही है, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 2 दोनों यानी बोथ 1 and 2 का ऑप्शन हमेशा सी पे आता है। इस बार क्या किया गया है कि ऑप्शन ए पे कहीं 1 और 2 दोनों रख दिया गया, कहीं बी पे जो है केवल 1 कर दिया गया, सी पे केवल 2 कर दिया गया। तो बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ता है और उसका आंसर सही टिक करता है, लेकिन जब OMR फिल करता है तो उसमें क्या करता है, उसको लगता है हाँ सी दोनों सही है, यानी कि ये 1 और 2 दोनों किस पे आएगा, सी पे आएगा, और वो सी को क्या कर देता है, फिल कर देता है, तो उसमें उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को जितना आप प्रैक्टिस में डालेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। इसलिए मैंने जो है इसका जो है इस तरीके का पैटर्न इसमें लिया है। अब बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि इसकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी चर्चा में रहा कि चंद्रयान 3 जो है पहला
ऐसा कंट्री बना जिसने जो है चंद्रयान पे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पे जो है लैंडिंग किया। तो ये भारत के लिए एक गर्व की बात रही कि वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री बना जिसने जो है दक्षिण पोल पे लैंडिंग की। अब बात करते हैं कि इसका जो नाम था शिव शक्ति, इसका नाम जो है 26 अगस्त 2023 को ही घोषणा की गई थी कि लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। ठीक है, 26 अगस्त 2023 को ही इसका नाम शिव शक्ति रखने का जो है घोषणा किया गया था। लेकिन जब किसी का नाम रखते हैं तो इंडिया में तो मान लो कि हमने रख दिया कि जो है हम इस स्थान का नाम ये रखेंगे, लेकिन ये बात तो कोई एक स्तर की नहीं थी कि एक कंट्री की बात है। अगर हमने विश्व में पहला ऐसा देश हमारा भारत बना है तो यहाँ पर देखा जाएगा कि हमारा इंटरनेशनल बात हो रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ भी अगर इसका नाम जो है मंजूरी दे देता है तो वो हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। तो फाइनली क्या किया गया है, हम लोगों ने यहाँ पर एक अपील की थी कि भाई जो हमारा स्टेशन है उसका नाम शिव शक्ति रखा जाए, क्योंकि अगर इस नाम का अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है मंजूरी नहीं प्रदान करेगा और बाय द वे मान लो चीन है या कोई अदर कंट्री है और उसने उसी जगह पे लैंडिंग अपनी करवा दी तो वहां पर जाके वो अपने मिशन का नाम भी ऐसा कुछ रख लेगा तो आपके पास एक पेटेंट मान लो कि वो नहीं रहेगा। क्लियर? तो हमने क्या किया था कि इस नाम का कॉपी कोई ना कर सके, ये नाम भारत का है और भारत का रखा हुआ है, तो इस वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के पास गए मंजूरी लेने के लिए और फाइनली क्या हुआ कि उसने मंजूरी प्रदान कर दी। क्लियर? अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि मतलब चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 जो है 1 और 2 के बाद भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रयान 2 जो मिशन था वो असफल हो गया था, यानी वो सक्सेस नहीं हुआ था। जो चंद्रयान 3 में होना चाहिए था वो चंद्रयान 2 में हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मिशन सक्सेसफुल ना होने के कारण चंद्रयान 3 किया गया। ठीक है, लेकिन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन रहा। क्लियर? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए डेली जो है नेशनल, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे और आप सभी को डेली कुछ नया मिलता रहेगा और आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपका डे बाय डे कैसे इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है। बस थोड़ा सा ये है कि अभी हमारी जो वीडियोस है 2-3 दिन का होल्ड हो गया क्योंकि होली की वजह से हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन आपको आगे देखिएगा कि एक हम सही टाइम चूज करेंगे और उस टाइम पर ही आपको हमारी वीडियो अवेलेबल होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू।